हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसर आईएएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैसर आज़ाद। मैं आज टॉपिक लिया हूं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बीपीएससी और यूपीएससी, और डायरेक्ट तो बीपीएससी में सवाल एक होता ही है और एक क्वेश्चन तो उनका होता ही है। उन पे हमेशा एक सवाल होता है। उनके चार पांच तो उनके महत्वपूर्ण सेक्टर हैं जहां से बीपीएससी सवाल तो करेगा ही करेगा। पहला सवाल हो सकता है कि भारतीय राष्ट्र की संकल्पना के विकास में उनका योगदान क्या था। यानी भारत एक जो राष्ट्र बना उसकी संकल्पना में उनका योगदान क्या है। उन्होंने कैसे विविधता में एकता पे बल दिया और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। तीसरा, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में उनका योगदान क्या है। भारत के आर्थिक निर्माण में वैकल्पिक जो मॉडल का विकास दिया, यानी नेहरूवादी मॉडल, आर्थिक मॉडल जिसको बोलते हैं। और एक लास्ट है स्वतंत्र भारत की विदेश नीति, जिसको खास करके आप बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं पंचशील पे। हम इन सब बातों की तो खैर बात करेंगे ही, साथ में नेहरू पे वाद विवाद भी रहता है उनकी। आज के डेट में तो काफ़ी उनकी सफलता और विफलताएं गिनाई जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेहरू, तो प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही आपके लिए एक अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा। सो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कैसर आईएएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। चलिए, पहला ये है, पहले स्लाइड में है, हम बात करते हैं नेहरू की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। अगर आपसे बीपीएससी पूछे तो आपको इंट्रोडक्शन जो देना है वो कैसे देना है, मुझे जहाँ तक अच्छा लगा, मैं जहाँ तक समझता हूँ इतने सारे बुक्स को पढ़ने के बाद, तो मुझे ये इंट्रोडक्शन जो मैंने तैयार किया आपके लिए मुझे अच्छा लगा, मैं उसकी बात करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इंट्रोडक्शन में कुछ लिखना, हम एक एक करके आपको सब समझाएंगे भी। अगर इंट्रोडक्शन में आपको कुछ लिखना हो तो आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। ये काफ़ी वेटफुल इंट्रोडक्शन होता है कि नेहरू स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान से लेकर के अपने जीवन काल तक कई महत्वपूर्ण डिसीजन लिए। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हो। अब ये जो लाइनें मैंने बोला ना कि कई महत्वपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हो या अपने जीवन काल में या स्वतंत्र भारत में कई महत्वपूर्ण डिसीजन उन्होंने लिए हैं, तो इसको हम देखेंगे कि वो कौन से डिसीजन थे। वह देश के निर्माता हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी उनको कहा जाता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री, विश्व राजनीति में उनका स्थान अद्वितीय रहा है। काफ़ी उनकी एक प्रतिष्ठा थी। जब भी कोई ऐसा विवाद होता था चाइना वगैरह को लेकर के या ताइवान या साउथ कोरिया, तो नेहरू जी को मध्यस्थता के लिए जरूर बुलाया जाता था। नेहरू जी को मध्यस्थता के लिए जरूर उनको याद किया जाता था। ठीक है, तो इतना ही महत्वपूर्ण है। उनके कुछ ऐसे निर्णय हैं जो आगे चल के नकारात्मक प्रभाव छोड़े। आज के डेट में देखते हैं जैसे मतलब एक सरकार का एक अलग नेचर होता है, ये सरकार काफ़ी मतलब उनकी विफलताओं को गिनाने की कोशिश करते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। और इन सफलता और विफलता के दरमियान उनका एक मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। तो हमें तो आपको पता है कि हमें तैयारी करनी है बीपीएससी, यूपीएससी। हमको एक स्टूडेंट के नाते हम किस तरीके का इनका मूल्यांकन करेंगे वो हमारा एक अलग मसला होता है। राजनीतिक मूल्यांकन अलग होता है, विचारक अलग तरीके से मूल्यांकन करते हैं, तो हमको एक निष्पक्ष होकर के इनका मूल्यांकन करना है। ठीक है, हमको जज बनना है, वकील नहीं, एक पक्ष की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन सब जो बातें मैंने यहाँ लिखा उन सबको मैं एक एक करके आगे आपको बताता हूँ। चलिए, तो नेहरू के विषय में विवाद क्या है। नेहरू के विषय में विवाद ये है, उनकी विफलताओं को गिनाया जाता है। उनकी विफलताओं को जो गिनाया जाता है विवाद है, वो कहा जाता है कि नेहरू 20वीं सदी के सबसे महान नेता के रूप में स्थापित होते अगर नेहरू का मृत्यु 1958 में हो जाता। ये लाइन कहा था, पता है किसने कहा था? ये लाइन आपको मैं बताऊं ये ऐसा क्यों कहा गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। ठीक है,
उन्होंने कहा था कि अगर नेहरू की मृत्यु 1958 में हो जाती तो वह 20वीं सदी के एक महान राजनेता हो जाते। क्यों कहा? क्योंकि 1958 के बाद कुछ नकारात्मक पक्ष उद्घाटित होते हैं नेहरू के। जैसे कौन कौन से पॉइंट है? एक नंबर पे करप्शन। उस समय उनके मंत्रालय में करप्शन का कुछ मसला, कि वो करप्ट नहीं थे, लेकिन मंत्रिमंडल तो आप जानते हो कि इतने लोगों का मंत्रिमंडल होता है, तो कुछ लोगों ने करप्शन किया तो जाहिर सी बात है वो सरकार के मुखिया थे तो उन पे आँच आना लाजमी था। तो एक करप्शन का उनके सरकार पे उंगली उठता है। दूसरा ये है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके 1959 में केरल के निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया। 1959 में केरल के निर्वाचित सरकार को, जो खुद एक संविधान निर्माताओं में से एक थे, जिसने राष्ट्र को एक आकार देने की कोशिश की, और उस सरकार को जो दुनिया की पहली निर्वाचित सरकार थी। मार्क्सवादियों में के इसमें थ्योरी में तो कोई निर्वाचित सरकार का कोई फंडा नहीं होता है, उसमें वो एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करना, और ऐसे समय में और ऐसे प्रधानमंत्री के द्वारा जो खुद एक राष्ट्र को शेप दे रहे थे, उनके द्वारा ये काफ़ी निंदनीय है। और तीसरा तो आपको पता होना चाहिए 1962 में चीन के साथ जो युद्ध हुआ उसका परिणाम क्या निकला। ये 3 चीज़ें। तो पहला मैंने आपको कहा कि पहले नंबर पे ये है कि एक तो करप्शन का उनके गवर्नमेंट पे ये उंगली उठता है। दूसरा 356 का प्रयोग करके 59 में केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया। और तीसरा जो है फैक्टर ये है 62 का चीन के साथ युद्ध। ठीक है, ये उन पे काफ़ी उंगली उठाई जाती है, इस वजह से वो विवादों में घिरते हैं। लेकिन अब नेहरू के बचाव में जो विचारक जो है, हिस्टोरियन जो है, वो जो तर्क देते हैं, उन तर्कों पे बात करना ज़रूरी है। तो अगर आपको नेहरू के कुछ नकारात्मक पक्ष लिखने होंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में इन 3 बातों का जिक्र जरूर कीजिए। एक करप्शन है, दूसरा अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके केरल सरकार को बर्खास्त करना है, तीसरा है चीन के साथ युद्ध, और उनके एक झलक दे देना है कि हम वहाँ पे विफल रहे। चलिए, अब उनको बचाना होगा तो बचाने के लिए हमको क्या करना होगा? तो आप तो एक एग्जामिनर के सामने आपको पता है ना कि आपको कैसे पेश होना है। तो उनको बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? कहना यह है कि नेहरू का मूल्यांकन साधारण तरीके से नहीं किया जा सकता। आप जो इस तरह से सिर्फ उंगली उठा देते हो नेहरू पे, इस तरीके से नेहरू का मूल्यांकन नहीं करो। नेहरू के बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने उनको बना बनाया एक मार्ग मिला। नेहरू को तो जस्ट अभी देश आज़ाद हुआ था, एक ऐसी साम्राज्यवादी ताकत से वो आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था दुनिया में। जैसे कि हिंदुस्तान है, अफ्रीकी देश है, ये सब अभी आज़ाद हुआ था। इसको अपना मार्ग तय करना था। उस समय की विश्व की परिस्थितियाँ कैसी थी हम उसको नहीं जानते, हम उसका मूल्यांकन नहीं करते कि विश्व की परिस्थिति कैसी थी और उस संदर्भ में भारत की परिस्थिति कैसी थी। पहले हमको उसको समझना होगा, ठीक है ना। लेकिन नेहरू के सामने एक राष्ट्र को शेप देना था, तो जाहिर सी बात है एक बना बनाया मार्ग तो मिला नहीं था ना। उनको तो बहुत संघर्ष करना था, उनकी नीति निर्माण, उनके विचारों का देश पे प्रभाव पड़ना था, चाहे वह विदेश नीति हो या घरेलू नीति हो। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इनको महत्वपूर्ण निर्णय लेना था, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू होनी थी। भारत साम्राज्यवादियों से अभी स्वतंत्र ही हुआ था, तो इसकी नीति राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करने वाला था। तो बचाव पक्ष में ये कह देना है कि आप साधारण तरीके से मत करो। जब नेहरू जिस वक्त प्रधानमंत्री बने, एक साम्राज्यवादी राष्ट्र से वो मुक्त हुआ था, उसको न विदेश नीति बना बनाया मार्ग मिला, न आंतरिक, न घरेलू, न रक्षा। उनको सबके लिए एक निर्णय लेना था। तो ऐसे कंडीशन में कुछ गलतियां हो जाने की संभावना हो सकती है आज के परिप्रेक्ष्य में। वो अव्यवहारिक, आपको अतार्किक लग सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन उस वक्त के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, उस वक्त की वैश्विक स्थिति कैसी थी, विश्व की स्थिति कैसी थी, उसी संदर्भ में भारत की स्थिति कैसी थी, इस संदर्भों में जो निर्णय लिया गया वो निर्णय कहीं न कहीं उचित था। ठीक है। दूसरी बात अगर हमको कहना होगा, दूसरा इनके बचाव में पक्ष अगर हमको पेश करना होगा, तो नेहरू की
दूसरा अगर इनको हम बचाना होगा तो दूसरा ये है कि जवाहरलाल नेहरू के इस इमेज को ख़राब करने में मिसेस गांधी के सरकार की बहुत अहम भूमिका थी। उनकी जो मंत्रिमंडल थी वो भी कहीं ना कहीं एक भ्रष्ट और कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और पॉलिसी ऑफ बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश की है। ठीक है, ऐसे में सरकार जवाहरलाल नेहरू की लिगेसी को तो धक्का पहुंचा ही है। तो उसी को मैंने यहाँ लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू के इमेज को ख़राब करने में मिसेस गांधी की सरकार की भी अहम भूमिका रही है। उनकी सरकार क्या करती थी, जैसे कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो या पॉलिसी ऑफ बैलेंस हो, इन सब को बिगाड़ने में श्रीमती गांधी की सरकार का एक रोल रहा है। जवाहरलाल नेहरू की लिगेसी को इंदिरा गांधी के काल में बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। तो दूसरा आपने एक देखा कि भाई उनको पहली बार बने थे, दूसरा इंदिरा गांधी वाला तर्क दे दीजिए उनको बचाने के लिए। तीसरा कहना है कि चौथा लिखा गया, चौथा नीतियों का मूल्यांकन अगर हम 1950-60 के दशक के आधार पर न करके 1920 के आधार पर करेंगे तो उनकी बहुत सारी नीतियां अपरिपक्व या व्यवहारिक नहीं दिखेगी, क्योंकि उस समय वैश्विक स्थिति कुछ अलग थी। आज के सिनेरियो में वैश्विक स्थिति अलग है, क्योंकि वह निर्णय उन परिस्थितियों के लिए था जो नेहरू के 1950-60 के दशक का था। हमें देखना होगा कि उस समय विश्व की परिस्थिति और इस संदर्भ में भारत की क्या स्थिति थी। इस आधार पर नेहरू का मूल्यांकन किया जाए तो उचित होगा। आप डायरेक्ट ऐसे नेहरू को आप दोषारोपण नहीं दे सकते। आपको ये देखना होगा कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी और उस परिप्रेक्ष्य में विश्व की परिस्थिति क्या थी, उस परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति क्या थी, और उसी अकॉर्डिंग डिसीजन लेना होता था। तो वो डिसीजन इफेक्ट डालेगा भारतीय पॉलिसी मेकर पे। तो आज तो आप डायरेक्ट कह देते हो कि हम ऐसा कर रहे हैं तो उनको भी ऐसा करना चाहिए, देश को सोचना चाहिए, देश के बारे में नहीं। आज की वैश्विक परिस्थिति अलग है। आपको जो सत्ता मिली है, आप जिस दौर में सत्ता पे आए हो, वो वैश्विक इस समय में वैश्विक स्थिति अलग है। जवाहरलाल नेहरू के समय में तो वैश्विक स्थिति अलग थी, वो जानना जरूरी है। दूसरा, एक हम पहली बार हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनी थी चुनाव हो करके। 200 सालों तक हम साम्राज्यवादियों के अधीन रहे, गुलाम रहे हैं। हमको एक शेप देना था। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा राष्ट्र, इतना एक विविधता है, उसमें सबको समायोजित करना था। वो भले भाषा के नाम पे हो, धर्म के नाम पे हो, संस्कृति के नाम पे हो। तो आप ऐसे में डायरेक्ट उन पे कोई आरोप लगा देना ये बहुत उचित नहीं है। हाँ, उनको ज़रूर है कि उनकी विफलता गिनाएंगे कि हाँ, करप्शन का मामला उनके सरकार में उठा, उन पे उंगली उठी, उन्होंने केरल के सरकार को बर्खास्त किया, वो बिल्कुल गलत है। चीन के साथ युद्ध में जो निर्णय लिए गए शायद वो उस समय के हिसाब से वो सही नहीं था, देश के लिए सही नहीं साबित हुआ, इन बातों को। लेकिन ये 3 बातें जो मैंने आपको कहा, पहली बात तो मैंने ये कहा कि हम यहाँ पर गिना रहे थे कि ये वाले पॉइंट कि नेहरू का मूल्यांकन साधारण तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उनको घरेलू नीति, विदेश नीति स्वतंत्र तरीके से निर्माण करना था, ये बात लिख देंगे। दूसरा ये है कि हम इंदिरा गांधी वाला पॉइंट लिख देंगे, ये इंदिरा गांधी वाला अपने एग्जामिनेशन में लिख देंगे। तीसरा पॉइंट हम लिख देंगे उनका मूल्यांकन उस समय, वो जो 50-60 के दशक में जो आधार बनाया गया था, उस आधार को, उस मूल्यांकन को अभी 2020 के आधार पर उसका मूल्यांकन करेंगे तो वो शायद अपरिपक्व, अव्यवहारिक लगेगा ही। लेकिन उस वक्त की परिस्थिति क्या थी, हम उसके आधार पर देखें तो शायद वो लगेगा कि बिल्कुल सही था। ठीक है, तो ये बचाव के उनके पक्ष है। तीसरा, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि नेहरू की उपलब्धियों की समीक्षात्मक मूल्यांकन करना है। अब नेहरू का जो उपलब्धि है उसका समीक्षात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, अब 2 तरीके से नेहरू का मूल्यांकन करेंगे। एक, राष्ट्रीय आंदोलन में वो कूदे जब साम्राज्यवादियों के अधीन था। दूसरा, जब राष्ट्र आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हुआ
तब राष्ट्र निर्माण में उनकी क्या भूमिका थी, हम उसको बात करेंगे। तो आज हम आपको राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आपको राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे। इस राष्ट्र निर्माण में 5 चीज़ें अहम हैं जो आपके बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो भारतीय राष्ट्र की संकल्पना के विकास में उनका योगदान। दूसरा, विविधता में एकता पे बल, भारत तो एक विविधता मूलक देश है। तीसरा, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में सभी धर्मों को, जाति को, वर्ग को लेके चलने में उनकी भूमिका क्या रही है। भारत के आर्थिक निर्माण में, आर्थिक विकास में, यानी उनके आर्थिक मॉडल की बात करना है। और 5वां, उनके विदेश नीति की बात करना है। तो ये तो एग्ज़ाम में 100% कोई न कोई रहेगा, या राष्ट्र निर्माण ही डायरेक्ट बोल दे, या इनमें से कोई एक टॉपिक उठा के आपसे बोल दे कि ये नेहरू के बारे में। तो बीपीएससी का हम दे रहे हैं तो ज़्यादा चांस है कि कम से कम 2 या 3 चीज़ों को एक साथ मिला के पूछ ले। या ये भी हो सकता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को आपसे पूछ ले। तो हमको दोनों तरीके से तैयार अपने आप को कर लेना है, ठीक है, कि आपको आसानी हो जाए। तो वो बहुत छोटा क्लास होगा, बहुत ही आपको ऑथेंटिक तरीके का आंसर मिल जाएगा। आप खुद देखिए होंगे, इतना इस तरह से पॉइंट आपको कहीं मिला नहीं होगा सॉरी। तो गांधी के बचाव में नेहरू के बचाव का पक्ष हो, इस तरह का आपको तर्क नहीं मिला होगा कहीं पे। दूसरा, उन पे जो आरोप लगाए जाते हैं वो आरोप उस तरह का 3 आरोप मैंने लगाया जो विचारक लगाते हैं, हमें एग्जामिनेशन में लिखना है। हमें राजनीतिक पार्टियों के तरीके से उन पे आरोप नहीं लगाना है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी क्या भूमिका थी, हम उस बात को हम यहाँ पे शुरू करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलन में अब आते हैं, उनकी बात करते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन में पहला पॉइंट है कि 1920 के आसपास वो सक्रिय राजनीति में आ चुके थे। हालांकि उनसे पहले भी आ गए थे लेकिन सक्रिय नहीं थे। उस समय गांधी जी भी राजनीति में आ गए थे, गांधी जी से वो प्रभावित हुए और फिर वो सक्रिय राजनीति में आ गए। तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा है, उसका विस्तार से लिखा है कि 1920 में भारतीय राजनीति में एक्टिव हुए। यह वही समय था जब गांधी जी भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे। गांधी जी स्वतंत्रता का विस्तार किया सामाजिक अर्थों में। गांधी जी, यहाँ से देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, गांधी जी स्वतंत्रता का विस्तार सामाजिक अर्थों में किया। इनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ है, यानी गांधी जी के लिए स्वतंत्रता का अर्थ है महिलाएं, निम्न वर्ग, दलित, सबको स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। लेकिन गांधी जी कभी आर्थिक मुद्दों को नहीं उठाया, लेकिन नेहरू के आगमन से स्वतंत्रता का अर्थ विस्तार हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता भी माना। इसलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस की नीतियों में आर्थिक स्वतंत्रता को जुड़वाने में पंडित नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम बात यहाँ कर रहे हैं कि गांधी जी के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, ठीक है। गांधी जी सामाजिक अर्थों में वो ज़्यादा काम किए थे, सामाजिक अर्थों में वो ज़्यादा काम किए थे, ठीक है। और उनके यहाँ उस वक्त जब बात कर रहे थे तो वो राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। लेकिन नेहरू अलग ही कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। नेहरू का है कि आर्थिक स्वतंत्रता भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बिना आर्थिक स्वतंत्रता के हम राजनीतिक स्वतंत्रता लेके क्या करेंगे। तो पहली बात यह है कि मिस्टर नेहरू ने स्वतंत्रता का अर्थ बदला। उनके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता भी था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस की नीतियों में आर्थिक स्वतंत्रता को जुड़वाने में काफ़ी योगदान दिया, ठीक है। गांधी जी के बारे में अगर इसमें लिखने का मौका आपको मिल जाए तो उनको बोल देंगे सामाजिक अर्थों में वो स्वतंत्रता का अर्थ महिलाएं, निम्न वर्ग और दलित सबकी स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। लेकिन मिस्टर नेहरू जो है वो आर्थिक मुद्दे को गंभीरता से उठाया। तो पहला इनका स्वतंत्रता आंदोलन में ये योगदान रहा कि इन्होंने
आर्थिक स्वतंत्रता की बात की। ठीक है, राजनीतिक के साथ इन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता की बात की। पहली बात तो इनकी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। दूसरी बात इनका क्या योगदान है? दूसरा योगदान ये है कि स्वराज से पूर्ण स्वराज की तरफ ये गए। अब तक के स्वराज हम चिल्ला रहे थे, स्वराज पर मिस्टर नेहरू पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, पूर्ण स्वराज की। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट में आप स्वराज का वहाँ पे उल्लेख अपने उत्तर में ज़रूर करें। ठीक है, पहला उल्लेख तो मैंने आपको बताया दिया कि उनका आर्थिक मामले का उल्लेख कर देना है। दूसरा, अपने आंसर में स्वराज का उल्लेख जरूर करें और पॉइंट बना के करेंगे तो एग्जामिनर आपको बहुत अच्छा मार्क्स देता है, पता होना चाहिए। तो उन्होंने स्वराज से पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो रखा और बताया क्या होता है स्वराज। तो यहाँ देखिए 1929 से पहले जो लाहौर अधिवेशन हुआ उससे पहले लक्ष्य था स्वराज प्राप्त करना। स्वराज का मतलब होता ये था कि आप को इसमें जो है विदेश नीति और रक्षा नीति भारतीयों के हाथ में नहीं होता था, परंतु आंतरिक नीति भारतीयों के हाथ में होता था। इसको कहते हैं स्वराज। लेकिन पूर्ण स्वराज का अर्थ है विदेश नीति भी, रक्षा नीति, आर्थिक नीति सभी आपके अधीन हो जाए, उसको कहा गया पूर्ण स्वराज। और इसको प्राप्त करने के लिए मिस्टर नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने इंडिपेंडेंस लीग ऑफ इंडिया, ये याद रखना है, इंडिपेंडेंस लीग ऑफ इंडिया के माध्यम से पूर्ण स्वराज की मांग को उठाया और नेहरू रिपोर्ट में दबाव बनाया कि पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया जाए, परंतु ऐसा नहीं हो सका, उसको शामिल नहीं किया गया। लेकिन सरकार पे, साम्राज्यवादी सरकार पे दबाव बनाया कि अगर वह स्वराज हमें नहीं देती है तो 1 साल के भीतर हम पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देंगे। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में ऐसा ही किया गया। यानी स्वराज का चर्चा अपने उत्तर में करना होगा। स्वराज में क्या होता है कि आपको विदेश और रक्षा आपके हाथ में नहीं होता है, लेकिन पूर्ण स्वराज में आपको विदेश, रक्षा और आंतरिक सब आपके हाथ में आ जाता है, यानी भारतीयों के हाथ में आ जाता है। और मिस्टर नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे सरीखे नेताओं ने इंडिपेंडेंस लीग ऑफ इंडिया के माध्यम से पूर्ण स्वराज की मांग की। नेहरू रिपोर्ट में उसे उठाने की मांग की, पर ऐसा नहीं हो सका। तो उन्होंने सरकार पे ही दबाव बना दिया कि अगर 1 साल के भीतर मुझे पूर्ण स्वराज नहीं मिला तो हम अगले साल 1 साल में हम पूर्ण स्वराज की घोषणा, उन्होंने कर भी दिया। लाहौर अधिवेशन में उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो ये 2 बातें हमने बताई। नेहरू के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है उनके योगदानों में हमने 2 बातें बताई। एक तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात की, दूसरा है उसमें पूर्ण स्वराज की बात की। और पूर्ण स्वराज क्या होता है, स्वराज क्या होता है, मैंने आपको बताया। तीसरी बात उनकी क्या थी वो देख लीजिए। तीसरी बात कहते हैं कि कांग्रेस की राजनीति में नवीन गतिशीलता पैदा करती है। तीसरी बातें है मिस्टर नेहरू की कि कांग्रेस की राजनीति में वो नवीन गतिशीलता है। वो नवीन गतिशीलता क्या है, यहाँ देखिए, युवाओं नेताओं की सक्रियता और कांग्रेस को आंदोलन की ओर मोड़ना। 1937 में जब इलेक्शन होना था तो उन्होंने 25,000 किलोमील जो है ना भारत का सफ़र किया और गांव-गांव में जाकर के, युवाओं के बीच में जाकर के इन युवाओं को, देश को कांग्रेस की राजनीति से जोड़ दिया। ठीक है, सक्रिय बना दिया। तो नवीन गतिशीलता और काफ़ी नए लीडरशिप उन्होंने लेके आए कांग्रेस के अंदर। चौथा ये है कि कांग्रेस के संरचनात्मक परिवर्तन में भूमिका निभाई। ठीक है, कांग्रेस के संरचनात्मक परिवर्तन में भूमिका कैसे निभाई? 1931 के कराची अधिवेशन, ठीक है, कराची अधिवेशन 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में नेहरू की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लखनऊ अधिवेशन हो या फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस में कृषि नीतियों को पारित किया। लखनऊ अधिवेशन और फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस
में कृषि नीतियों को पारित किया और 37 के चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस के घोषणा पत्र को आकार देने में नेहरू का बड़ा ही योगदान रहा है। नेहरू इस चुनाव में भारत के 25,000 मील सफ़र दूरी तय किया और युवाओं को एक अलग ऊर्जा पैदा की। तो मिस्टर नेहरू का ये योगदान आपने देखा। आर्थिक क्षेत्र की बात कर दीजिए आप, दूसरा स्वराज की बात कर दीजिए, पॉइंट बना के अगर लिखेंगे और इससे सेंटरलाइन अपने एग्जामिनेशन में कर दे तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तीसरा, कांग्रेस के अंदर नवीन गतिशीलता और चौथा आप लिख दीजिए आर्थिक गतिविधियों को उन्होंने, जैसे कि कृषि नीतियों को पारित किया। ठीक है, आर्थिक गतिविधि लिख दीजिए, आर्थिक गतिविधियों को अंजाम दिया। ठीक है, ये सारी बातें आप वहाँ इंगित कर सकते हैं अपने मार्क्स क्वेश्चन में, तो काफ़ी अच्छा आपको ये मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। चलते इनकी सीमाएं क्या थी, इनका लिमिटेशन क्या था। देखिए, नेहरू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी का नाम भूल रहा हूँ। नेहरू की सीमाएं ये थी कि वो एक काफ़ी हाईली एजुकेटेड, विदेशी शिक्षा प्राप्त थे, मन मिजाज भी उनका वैसा ही था। ठीक है, तो वो क्या था कि उनका आम आदमी से जुड़ाव बहुत कम था। वो चाहते थे कि केंद्र में ऊपर बैठ करके ऐसी नीति बनाए, ऐसा आर्थिक विकास करें कि गांव के जन जन तक रोजगार, रोटी, उनकी आर्थिक प्रगति हो सके। ठीक है, उनकी आर्थिक प्रगति हो सके। उन्होंने कभी सामान्य किसान के बीच में या जन सामान्य के बीच में जाकर के किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया, यानी कि वो कोई ग्रास रूट पे ऐसा कोई कार्य नहीं किए जा करके, बल्कि केंद्र में बैठ करके, भले वो लेबर यूनियन क्यों न हो, उसकी अध्यक्षता भी किए हैं, लेकिन मुंबई जैसे शहरों में बैठ के, केंद्र में बैठ करके वो सारा काम करते थे। ग्रास रूट पे जाके वो काम नहीं करते थे। उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आम आदमी से इनका संपर्क कम था, जनता के हितों का अपने को जिम्मेदार समझते थे, मानते थे कि मैं जिम्मेदार हूँ, हमें करना चाहिए, जिम्मेदारी उठाते थे, पर केंद्र में बैठकर आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने का प्रयास किया। इन्हीं माध्यमों से आम जनता तक रोटी, रोजगार और उनका आर्थिक विकास कर देंगे। उनका ऐसा मानना था कि ऐसी संरचनात्मक पॉलिसी लेके आएंगे, गतिविधि करेंगे, आर्थिक गतिविधि कि आम जनता का विकास कर देंगे। परंतु उन्होंने सामान्य किसान आंदोलन में कभी भाग नहीं लिया, यानी कोई ग्रास रूट पे उन्होंने काम नहीं किया, बल्कि केंद्र में बैठकर, भले वो लेबर यूनियन की अध्यक्षता की हो, लेकिन ग्रास रूट पे या ग्राउंड पे जाके कभी भी काम उन्होंने नहीं किया। ये उनकी सीमाएं हैं। तो उनकी सीमाओं में ये लिख देना है कि आम जनता से उनका संपर्क कम था और केंद्र में बैठ करके काम करना चाह रहे थे। ठीक है, इन बातों को केंद्र में बैठ करके आर्थिक गतिविधियां संरचना ऐसी करेंगे कि जहां से लोगों को रोटी, रोजगार और उनका आर्थिक विकास हो सके। ठीक है, नेक्स्ट। अब उनके पक्ष में कुछ अगर बोलना हो, ये जो 4-5 बातें आपने गिनाई, कुछ कमियां गिनाई वहाँ पे, पक्ष में ये कह देना है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, ठीक है, उनकी जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो बातें उन्होंने कही कि आर्थिक स्वतंत्रता हो, स्वराज हो, नवीनता लाई, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों को संचालित किया, कुछ उनकी कमियां हैं, जो 3 कमियां उनको गिनाई। इन सब के पक्ष में अगर कुछ बात कहनी हो अपने आंसर में, अगर क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग अगर मिस्टर नेहरू के पक्ष में कोई ऐसी बात करनी हो तो आप क्या करेंगे। देखिए, पक्ष में उस समय एक लीडर की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता को उन्होंने पूरा किया। वह एक विचारक थे जिनके पास भारत और विश्व के लिए एक विजन था। ये इतनी बात कह ली, एक विचारक थे, क्योंकि वो मास पॉलिटिक्स डायरेक्ट ग्रास रूट पे जाके नहीं काम करते थे। वो एक अच्छे विचारक थे, अच्छा उनके पास एक विजन था राष्ट्र के निर्माण के लिए, तभी आज आपको एक ऐसा राष्ट्र मिला है जो आप गर्व करते हो, आप कहीं पे शर्मिंदा नहीं होते हो ना देश को लेकर के। ठीक है, तो आप एक गर्व, तो उनका एक विजन था। फाइनल कंक्लूजन अगर देना हो स्वतंत्रता आंदोलन वाले पक्ष में, अगर देना हो, उनका जब
20 में आया और 47 में राष्ट्र आज़ाद हुआ, तब तक के बीच का ये अगर कंक्लूजन आपको अगर लिखने का मौका मिलता है तो उनके बारे में आप कह सकते हो कि देखो भाई, नेहरू स्वतंत्रता से पहले और प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जेल काटे। राष्ट्रीय मुद्दों पर उनका विचार स्पष्ट था और राष्ट्रीय मुद्दों पर उनका विचार स्पष्ट था, चाहे वह अल्पसंख्यक समुदाय की बात हो। अब आप सोचो, उस समय देश का विभाजन हुआ था, अल्पसंख्यकों के बीच में एक डर पैदा था, अल्पसंख्यक यहाँ से छोड़ के जा रहे थे। लेकिन उस समय भी नेहरू ने कहा कि पाकिस्तान ने जैसा अपने अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदू समाज के साथ किया है, हम वैसा अपने अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज के साथ नहीं करेंगे। उनका ये था कि अपने मंत्रिमंडल से उन्होंने कहा था कि हमें इनमें विश्वास जगाने के लिए हमको आगे बढ़ना है, काम करना है, और वो काम किए भी हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय की बात हो, एक दूसरा सामाजिक न्याय की बात हो, सभी धर्मों को लेकर के चलने की बात हो, महिलाएं हो, निम्न वर्ग हो, दलित हो, इन सब को लेकर चलने की बात हो, तीसरा लोकतंत्र की बात हो, ठीक है, और चौथा धर्मनिरपेक्षता की बात हो। इन सभी में बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिकोण था। तो आप बात कर दीजिएगा अल्पसंख्यक की, सामाजिक न्याय की, तीसरा लोकतंत्र की, चौथा धर्मनिरपेक्षता की। अपने कंक्लूजन में इतना लिख दिया और कह दीजिए बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिकोण था। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, अब हम मैंने आपको बता दिया स्वतंत्रता आंदोलन में मिस्टर नेहरू की क्या भूमिका रही है स्वतंत्रता आंदोलन में। ठीक है, उनकी कुछ विफलताएं और कुछ सफलताएं मैंने आपको बता दी। उससे पहले इंट्रोडक्शन और उनकी कुछ विफलताएं मैंने गिना दी थी, उनको कैसे उनकी सरकार में करप्शन, मिसेस इंदिरा की सरकार में जो हुआ वो, और एक और, ये 4 चीज़ें मैंने आपको गिना दी वहाँ पे। अब आपको वही 50-60 का मूल्यांकन मतलब आज के हिसाब से आप नहीं कर सकते। उनकी छवि बिगाड़ने में, लीगेसी खराब करने में इनकी भूमिका रही। बचाव पक्ष में मैंने आपको कह ही दिया कि उनके मंत्रिमंडल की गलती थी, इंदिरा की गलती थी। 1950-60 का मूल्यांकन आज की डेट में नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जब 20 में राजनीति में आए तो उन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता की बात की, स्वराज की बात की, गतिशीलता लाया, कांग्रेस में नवीन गतिशीलता की बात लाए। ठीक है, इन सब बातों को आप वहाँ लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी ये देन थी। अब उनके जो है पक्ष में ये सारी बातें आप लिख सकते हो। कंक्लूजन वहाँ पे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान का अगर कंक्लूजन लिखने का मौका मिले तो आप ये लिख दो। और लास्ट में देखिए, अब हम जो बात करते हैं 1 सेकेंड, ये इसको इरेज कर दो। अब हम बात करते हैं आपको कि कल मैं राष्ट्र निर्माण में उनकी क्या भूमिका थी, उसको हम कल अगले क्लास में बात करेंगे। उनके राष्ट्र निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन एक आना ही आना है। बीपीएससी के लिए तो खैर 100% है, लेकिन अब ये है कि बीपीएससी में किसी 2 या 3 को मिला के पूछ ले, या पूरे राष्ट्र निर्माण को तो शॉर्ट नोट सब पे आप लिख देंगे, आपको इतना अच्छा मार्क्स मिलेगा आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। ठीक है, नोट्स भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, मैं कल आपको ये यूट्यूब पर दे दूँगा, आप प्लीज़ इसको देखिए। और तो कल जो टॉपिक होगा, हम उनके भारतीय राष्ट्र की संकल्पना के विकास में उनका क्या योगदान था उसकी बात करेंगे। विविधता में एकता पर बल देके राष्ट्र निर्माण की वैकल्पिक नीति उनकी क्या थी, ये बात करेंगे। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने में उनका योगदान क्या था, भारत के आर्थिक विकास में उनका क्या योगदान था, उसकी बात करेंगे। और लास्ट में भारत की विदेश नीति की बात करेंगे कि वो जो पंचशील नेम आप बार बार पढ़ते हो, ठीक है, हम उसकी बात करेंगे। हम इतना बात करके ख़त्म कर देंगे और आपसे क्वेश्चन बना के देखना। क्वेश्चन जवाहरलाल नेहरू पे आए हुए क्वेश्चनों को आप उठाइए, आप देखेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे बहुत ही आग्रह करता हूँ
प्लीज़। थैंक यू।